नमस्कार भाई। भाई सब बढ़िया है ना। चलो यार, मैंने जो सीरीज़ शुरू की थी ना आपको द हिंदू एडिटोरियल पढ़ाने की, ठीक है, मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। आज संडे है, संडे में एडिटोरियल पेज तो नहीं आता है, ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, कल 2 एडिटोरियल आए थे सैटरडे को, ठीक है। मैंने आपको एक ही पढ़ाया था, फूड सेफ्टी वाला पढ़ाया था, ठीक है। और दूसरा तो मैंने नहीं पढ़ाया था क्योंकि इतना अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा है मुझे, ठीक है। शायद उतना मैं अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ, ठीक है। तो उतना मन तो नहीं करता है, लेकिन चलो मैं ये पढ़ा देता हूँ, ठीक है। दूसरा वाला जो एडिटोरियल है, एक एक वीडियो मैं डालते रहूँगा, एक एक एडिटोरियल का। देखो यार, अगर अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो फिर मैं कंटिन्यूसली पढ़ाऊँगा, नहीं तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। जब समझ ही नहीं आ रहा है तो पढ़ा के मैं करूँगा ही क्या, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना और कमेंट कर देना, ठीक है। आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। आज का जो एडिटोरियल मतलब आर्टिकल है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल तो फूड सेफ्टी वाला था ना, कि फूड सेफ्टी को हमको हर बंदे तक पहुंचाना चाहिए, जो भी फूड के रिलेटेड स्कीम आती है, ठीक है। लेकिन आज हमारा है ना जो, वो है दी G20 कैन बी दी UN सिक्योरिटी काउंसिल अल्टरनेटिव। मतलब जो G20 है ना, 20 देशों का जो बना हुआ है, वो UN सिक्योरिटी का अल्टरनेटिव, मतलब उसकी जगह ले सकता है, ठीक है, उसकी जगह यूज़ हो सकता है, ठीक है। ये तो हेडिंग है इसका, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कैसे, ठीक है। लाइन बाय लाइन मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। काफ़ी टाइम लगता है यार, पूरा पैराग्राफ मतलब ये पूरा आर्टिकल समझने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। अगर आप खुद देखो, अगर तो आप एक्सपर्ट हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप नॉर्मल मेरी तरह स्टूडेंट हो, या मतलब हज़ारों नॉर्मल स्टूडेंट्स की जगह हो, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा पढ़ने में, ठीक है। लेकिन मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा दूंगा, उसके बाद फिर आप पक्का पढ़ना जाके, ठीक है। अभी मेरे से एक बार समझ के उसके बाद खुद ज़रूर समझना, ठीक है। खुद एक बार पढ़ोगे तो आपको बढ़िया से आ जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। एज इंडिया बिगन्स इट्स प्रेजिडेंसी ऑफ द G20 ग्रुप ऑफ 20। तो सबको पता है कि इंडिया ने तो अपना मतलब इंडिया प्रेसिडेंट बन गया ना अभी G20 समिट का, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली सबके पास प्रेसिडेंसी आती है G20 की, ठीक है। देयर इज़ अ सर्टन रिलक्टेंस ऑन इट्स पार्ट टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड ट्राई टू एंड द रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, ठीक है। तो क्या है ना, लाइन मैं समझाता हूँ आपको। देयर इज़ ए रिलक्टेंस, सर्टन रिलक्टेंस ऑन इट्स पार्ट, ठीक है। मतलब उसके रोल पे, इंडिया के रोल पे ना थोड़ा डाउट है। रिलक्टेंस मतलब होता है डाउट, क्वेश्चन है, ठीक है। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन होना या फेस करना। एंड ट्राई टू एंड द रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, ठीक है। और मतलब इंडिया कोशिश करेगा या नहीं करेगा, इस बात पे डाउट है। इंडिया के लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है ये, रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन को स्टॉप करने की इंडिया कोशिश करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि यार सबको पता है ना, रशिया और इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा है, तो रशिया के मामले में इंडिया ज़्यादा बोलता नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया के ऊपर मतलब एक क्वेश्चन है, डाउट है कि ऐसा होगा या नहीं होगा या क्या होगा, या फिर उम्मीद भी है बाकी कंट्रीज़ को, ठीक है। इंडिया हैज़ गोन out of its way to say that Ukraine will not be the centerpiece of the G20 this year। लेकिन इंडिया तो एकदम अलग ही डिसीजन लिया। इंडिया ने क्या बोला कि यूक्रेन है ना जो, वो इस बार कॉन्ट्रापीस होता है, पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ही नहीं G20 का दिस ईयर, ठीक है। ये कॉन्ट्रापीस हो गया मतलब महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग लिखते जाना यार। और रिलेक्टेंस का मीनिंग होता है डाउट, क्वेश्चनिंग, इस तरह का मीनिंग होता है, ठीक है। तो मतलब ये हिंदू है ना, ये वर्ड मीनिंग को अलग अलग तरीके से यूज़ करती है, एक वर्ड के बहुत ज़्यादा मीनिंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने तो उसको मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट कंसीडर किया ही नहीं इस बार यूक्रेन को, ठीक है। दिस पोजीशन इज़ बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ फेलियर, स्पेशली बिकॉज ऑफ द पोजीशन इंडिया हैज़ टेकन नॉट टू कंडेम रशिया, ठीक है। क्योंकि इंडिया को डर था, ठीक है, मतलब फियर था इंडिया को कि, क्योंकि इंडिया तो कंडेम करना ही नहीं चाहती है रशिया को। कंडेम मतलब इंडिया रशिया का विरोध करना ही नहीं चाहती है, इसलिए इंडिया ने क्या किया, यूक्रेन को पार्टी कंसीडर नहीं किया G20 का दिस ईयर में, ठीक है। उसके बाद आ गया, इट इज़ नॉट बिकॉज द रशियन इन्वेजन इज़ नॉट द मोस्ट अर्जेंट इशू फॉर द वर्ल्ड टू रिसॉल्व। ये इसीलिए नहीं किया इंडिया ने कि रशिया यूक्रेन का जो मतलब वॉर चल रहा है वो ज़रूरी नहीं है मतलब सॉल्व करना। ये इंडिया ने इसलिए किया क्योंकि इंडिया रशिया का विरोध नहीं करना चाहती है, इस लाइन का यही मतलब, ठीक है। बट आफ्टर द G20 समिट इन बाली इंडोनेशिया इन नवंबर, देयर इज़ ए ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन पोजीशन। लेकिन जब G20 समिट हो गया ना, तो मतलब इंडिया को एज आर्टिकुलेटेड बाई US प्रेसिडेंट जो बाइडेन हिमसेल्फ, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब
इंडिया की पोजीशन की समझ थी, ठीक है, ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग थी इंडियन पोजीशन की। यूएस प्रेसिडेंट आर्टिकुलेटेड हो गया, मतलब यूएस प्रेसिडेंट ने भी इसके बारे में बताया, हिमसेल्फ बताया, एज आर्टिकुलेटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, कंसीडरिंग दैट द बॉडी डिक्लेरेशन वर वर्चुअली, मतलब वर्चुअली ड्राफ्टेड बाय इंडिया, मतलब इंडिया ने ड्राफ्ट किया जो भी मतलब वाली डिक्लेरेशन हुआ, इंडिया ने उसको ड्राफ्ट किया था। न्यू दिल्ली हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए पोटेंशियल ब्रोकर हु मे बी एबल टू एंड द डिवास्टेटिंग वार। न्यू दिल्ली को कैसे देखा गया कि मतलब ये कैसे, मतलब इसके अंदर एक पोटेंशियल है, मतलब अपना दिल्ली कैपिटल की बात की है क्योंकि दिल्ली में ही तो गवर्नमेंट बैठती है, कि ये एक मतलब ईमानदार ब्रोकर की जैसे काम करेगा जो यूक्रेन रशिया वार को ख़त्म कर सकता है, मे बी मतलब कर सकता है शायद, ऐसे इस तरह से देखा गया। मतलब इंडिया की पोजीशन की इस तरह से अंडरस्टैंडिंग की थी किसने, मतलब यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने। उसके बाद द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम फॉर इंडिया, ये तो हेडिंग है, ये तो आपको समझ आ गया होगा, राइट टाइम भी है और प्लेस भी है इंडिया के लिए। द अल्फ़ाबेटिकल रोटेशन ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी हैज़ ब्रॉट इंडिया टू द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। अब अल्फ़ाबेटिकली जो भी रोटेशन होती है ना, इंडिया को सही समय पे उसने सही टाइम पे लीडर बनाया है, स्पेशली व्हेन द वर्ल्ड इज़ लुकिंग फॉर एन अल्टरनेटिव टू द UNSC काउंसिल, क्योंकि वो भी इस टाइम पे जब दुनिया मतलब इसका अल्टरनेटिव ढूंढ रही है। इसका मतलब अल्टरनेटिव समझ रहे हो ना, ये तो समझना चाहिए यार, अल्टरनेटिव हो गया मतलब इसका जैसे बैकअप या मतलब अल्टरनेटिव हो गया कि यूएनएस जगह की कोई और बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। तो विच हैज़ बीन पैरालाइज बाई द बिटो, क्योंकि G20 समिट तो पैरालाइज ही हो गया है, मतलब ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि हर कंट्री अपना बिटो यूज़ करती है, उन लोगों में कभी सहमति बनती ही नहीं है। पैरालाइज मतलब वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। मोस्ट रिसेंटली ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक एंड द रशियन इन्वेशन ऑफ यूक्रेन, UNSC क्रेडिबिलिटी हिट रॉक बॉटम, मतलब कोविड-19 पैंडमिक के टाइम और जब ये रशिया यूक्रेन वार चला, UNSC है ना जो, मतलब वो बिल्कुल ही नीचे चला गया है उनका मतलब पावर, ठीक है, क्योंकि कंट्री सहमत ही नहीं होती है। अगर एक सहमत होगी दूसरी बिटो पावर यूज़ कर लेगी, ठीक है। उसके बाद एनी रिफॉर्म ऑफ द UNSC particularly the expansion of its permanent membership will be strongly resisted by the permanent members and a large majority of the General Assembly because it does not benefit anyone except those who aspire to be the permanent member। देखो यार, अब क्या है ना, जब भी यूएनएस की परमानेंट मेंबरशिप को एक्सपेंड करना चाहते हैं, जैसे यूएस ने बोला था कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए, ठीक है, या फिर कोई और कंट्री है जो परमानेंट मेंबर बनना चाहती है, तो इस उसको क्या होता है ना, यूएन के जो परमानेंट मेंबर है वो भी उसको रेजिस्ट करते हैं कि वेटो पावर यूज़ करते हैं, हमको नहीं बनाना है। और फिर आपको पता है ये जनरल असेंबली की भी 1/3 की सपोर्ट चाहिए अगर किसी को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाना है। पहली बात तो सबकी परमानेंट मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए, उसके बाद यूएनएससी के जो 1/3 मेंबर है ना उनकी सपोर्ट भी चाहिए होती है। तो वो सब रेसिस्ट करते हैं जब भी उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं परमानेंट मेंबरशिप को, ठीक है। तो क्योंकि उनको पता है यार, सिर्फ उसी को, दोज हु एस्पायर टू बी परमानेंट, उन्हीं को इसका बेनिफिट मिलेगा जो परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं, बाकियों को तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा ना, तो वो क्यों सपोर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया एवरी कैंडिडेट हैज़ स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट वेटिंग फॉर टू पाउंस द मूवमेंट देयर इज़ एनी सीरियस प्रपोजल टू मेक द कैंडिडेट कंट्री परमानेंट मेंबर। मतलब कोई भी कंट्री अगर परमानेंट मेंबर बना जाती है ना तो उसका देश कोई ना कोई दुश्मन होगा ही जो खड़ा हो जाता है कि हमें इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इस लाइन का यही मतलब है, ओके। अच्छा ठीक है, अभी आगे शुरू करें। अमंग द प्रपोजल मेड in the last 3 decades there is none that can command the votes of the 5 permanent members as well as 2/3 of the members of the union। मतलब जितने भी प्रपोजल मेड हुए हैं पिछले 30 सालों से कि इसको परमानेंट मेंबर बनाएंगे, ये वो करेंगे, कभी भी 5 मेंबर को मतलब 5 मेंबर की सपोर्ट नहीं मिली है, ठीक है। और 2/3 ऑफ मेंबर की भी जनरल असेंबली में उसको सपोर्ट नहीं मिली है। अल्सो द G20 which consists of 19 countries and the European Union was set up by the G7 countries in 1999 and upgraded to the level of heads of government in 2008 to address major issues related to the global economy, ठीक है। मतलब आपको पता ही है G20 समिट, मतलब G20 जो कंट्रीज़ हैं ये 19 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन भी इसका पार्ट है। ये G7 कंट्रीज़ द्वारा 1999 में बनाया गया था, ये जो सिंपल है। फिर ये अपग्रेड किया गया इसको, मतलब हेड्स ऑफ गवर्नमेंट भी मतलब इसका पार्ट बने, ठीक है।
और इन 2008 टू एड्रेस मेजर इश्यूज रिलेटेड टू द ग्लोबल इकोनॉमी, ताकि उन इश्यूज़ को भी एड्रेस किया जाए जो कि ग्लोबल इकोनॉमी के रिलेटेड है, सच एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल कैसे स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है पूरे वर्ल्ड में, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज को कैसे स्टॉप करना है, मिटिगेशन होता है स्टॉप करना, देखो मिटिगेशन ये वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है, इसको लिख दिया करो, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करनी है, ठीक है। उसके बाद इट्स कंपोजिशन इट्स इज सच दैट इट लुक्स लाइक इट इज़ एन एक्सपेंडेड सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब इसकी कंपोजिशन कैसी है ना, मतलब एक एक्सपेंडेड सिक्योरिटी काउंसिल की तरह, यूएनएससी की तरह नहीं है जिसके सिर्फ 5 मेंबर परमानेंट है, बाकी अनपरमानेंट मेंबर हैं। ये मतलब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट कंट्रीज ऑफ द 24th सेंचुरी, मतलब जो भी मेन कंट्रीज है ना, सबकी सबकी कंपोजिशन से बना हुआ है ये, ठीक है। उसके बाद एंड इज़ बैलेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, मतलब डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में ये बैलेंस भी बनाता है, ठीक है। द प्रेजेंट परमानेंट मेंबर एंड डिक्लेयर्ड एस्पिरेंट्स हैव बीन इंक्लूडेड वाइल अफ्रीका एंड लैटिन अफ्रीका हैव आल्सो बीन रिप्रेजेंटेड, ठीक है। जो परमानेंट मेंबर है ना और जो बाकी मेंबर हैं यूएन के, वो भी इसका पार्ट है, सब इसका पार्ट है, ठीक है। और अफ्रीका और लैटिन अफ्रीका भी इसमें रिप्रेजेंटेशन करते हैं। द यूरोपियन यूनियन रिप्रेजेंट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर, यूरोपियन यूनियन भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक कंसेंसस डिसीजन ऑफ G20 शुड बी यूनिवर्सल, मतलब जो भी आम सहमति से डिसीजन लिया जाता है ना G20 में, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि उसमें देखो यार, यूएनएससी में क्या है ना, सिर्फ 5 मेंबर परमानेंट हैं, ठीक है, वो भी बिट्टो यूज़ कर देते हैं। उसके बाद 2/3 जनरल असेंबली के मेंबर की भी सपोर्ट है, इसमें वैसा नहीं है, ठीक है। इसमें सीधा सीधा है कि इसमें सीधा सीधा मतलब अगर कोई भी डिसीजन मिलके लेती हैं G20 कहती है, वो सभी एक्सेप्ट करते हैं। दी प्लेटफॉर्म ऑफ द बाली डिक्लेरेशन, अब जो बाली डिक्लेरेशन हुआ, मतलब जिसमें इंडिया को प्रेसिडेंसी दी गई, उसमें बहुत ज़्यादा मुद्दों पे बात की थी। मैं ज़्यादा मुद्दे तो आपको नहीं बताऊंगा, मेन बता देता हूँ कि मतलब बाली डिक्लेरेशन में रशिया यूक्रेन वार पे बात की गई थी, क्लाइमेट चेंज पे बात की थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे बात की गई थी, ठीक है। तो अब मैं प्लेटफॉर्म ऑफ बाली डिक्लेरेशन इस हेडिंग के अंदर बताता हूँ। ए ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द G20 फ्रॉम एन इकोनॉमी बॉडी टू ए पॉलिटिकल बॉडी कैन बी इनिशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ बाली डिक्लेरेशन, मतलब पहले तो ये सिर्फ इकोनॉमी बॉडी थी ना, अब ये पॉलिटिकल बॉडी मतलब बन गई, इसकी ट्रांसफॉर्म हो रही है धीरे धीरे पॉलिटिकल बॉडी में, ठीक है। कैसे कैन बी इनिशिएटेड, मतलब बाली में जो डिक्लेरेशन हुआ उसके बेसिस पे, विच कंस्टिट्यूट्स द कंसेंसस इन द ग्रुप ऑन द, क्योंकि रशियन यूक्रेन पे बात हुई ना इसके बारे में, ठीक है, ठीक है। क्योंकि पहले तो सिर्फ ये वॉर की बात तो नहीं होती थी कंट्रीज़ में, ठीक है, इकोनॉमी कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन चीज़ों पे बात होती थी, ठीक है। इफ़ द G20 emerges एज ए पीस मेकर इन यूरोप, अब अगर G20 है ना जो, अगर वो पीस मेकर बन जाए यूरोप में, इट विल अटेन लेजिटिमेसी एज ए ग्रुप टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। देखो यार, क्योंकि अगर अब रशिया यूक्रेन में अगर पीस मेकर का काम करे ना G20, तो इसको भी मतलब एक लेजिटिमेसी होता है, मतलब ऑफिशियली ये क्या हो जाती है ना, एक ग्रुप बन जाएगा, मतलब एक जो क्या करेगा, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करेगा। इट कैन ग्रेजुअली बिकम एन अल्टरनेटिव, मतलब यूएनएससी का अल्टरनेटिव भी बन सकता है, कैन ग्रेजुअली धीरे धीरे, ठीक है, अगर ये रशिया यूक्रेन बार में कुछ भी कर पाया तो। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस विल बी दैट नो वन कैन प्रिवेंट इट मिक्सिंग बाय द यूज ऑफ बिटो। अब देखो यार, रशिया और यूक्रेन का बार चल रहा है, अगर यूएनएससी कोई भी मीटिंग करना चाहती है ना कि हम लोग रशिया यूक्रेन वार को सुधारेंगे, तो क्या करता है ना, रशिया बिटो पावर यूज़ कर देता है, मीटिंग ही नहीं होने देगा, तो उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है ना इसमें और उसमें, कि इसमें कोई भी मीटिंग को स्थगित नहीं कर सकता है बिटो पावर यूज़ करके, मीटिंग तो होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद केयर शुड बी टेकन नॉट टू आइसोलेट एनी वन एंड प्रमोट ए सोल्यूशन विच इज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है। इसमें क्या है ना, इसमें सबको देखा जाता है, किसी को भी साइड लाइन नहीं, मतलब आइसोलेट मतलब अलग नहीं किया जाता है, ठीक है। जो सभी एक्सेप्ट करें ना वही सोल्यूशन लिया जाता है। रशिया विल हैव टू रीजन आउट इट्स बिहेवियर रैदर दैन थ्रेटन द यूज़ ऑफ द बिटो टू इंटीमिडेट द इंटरनेशनल कम्युनिटी। रशिया को मतलब विल हैव टू रीजन आउट इट्स बिहेवियर, रशिया को अपना मतलब अपना ऐसा बिहेवियर कहाने का एक रीज़न बताना चाहिए, ना कि रैदर दैन थ्रेटन द यूज़ ऑफ, ना कि बिट्टो का यूज़ करना चाहिए टू इंटीमिडेट द इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल मतलब सिक्योरिटी को ख़राब करना, इंटीमिडेट, ठीक है, ना कि उसको बिट्टो पावर यूज़ करके ऐसी चीज़ करनी चाहिए कि मीटिंग ही ना होने दे, ताकि कोई फैसला ही ना कर पाए रशियन यूक्रेन वार में क्या करना है। उसके बाद द ग्रेव डेंजर ऑफ ए परमानेंट मेंबर वेगिंग ए वॉर एंड बिटोइंग एवरी रेजोल्यूशन अगेंस्ट इट। अब देखो यार, ग्रेव डेंजर मतलब ख़तरनाक, डेंजरस, जो परमानेंट मेंबर है ना वो क्या कर रहा है ना, वार कर रहा है ऑफिशियली, और
कोई भी अगर एंड विटोइंग एवरी रिसोल्यूशन अगेंस्ट इट, अगर कोई भी रिसोल्यूशन लेने की कोशिश की जाती है ना तो वो विटो पावर यूज़ कर देता है अगेंस्ट इट। इट इज़ ए रियलिटी दैट द यूएन शुड एड्रेस। इट इज़ ए रियलिटी, मतलब जो ये एक रियलिटी है जिसको यूएन को एड्रेस करना चाहिए। क्योंकि कैसे होगा यार, रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, अगर यूएन में कोई भी कुछ भी मीटिंग करने की कोशिश करता है तो रशिया विटो पावर यूज़ कर लेती है। इसको यूएन को एड्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, शुड एड्रेस मतलब करना चाहिए। द फर्स्ट स्टेप फॉर इंडिया इज to take is to highlight the Bali Declaration and to present a roadmap during the preparatory process for the G20 and persuade the Sherpas to take it on in agenda। लाइन बाय लाइन समझाता हूँ, ठीक है। इंडिया को पहला स्टेप कौन सा लेना चाहिए, टू टेक मतलब बाली डिक्लेरेशन को हाईलाइट करने चाहिए जिसमें रशिया यूक्रेन युद्ध को भी ख़त्म करने की बात की गई है। एंड टू प्रेजेंट ए रोड मैप प्रेजेंट करना चाहिए जब वो ड्यूरिंग द प्रिपरेटरी प्रोसेस, जब वो G20 का मैप बनाएगी, ठीक है, उसमें। एंड परसुएट द शर्पास, मतलब शर्पास हो गया जो ये मैप तैयार करता है, मतलब क्या क्या करना है हमको भी G20 में, किस किस चीज़ों पे बात होगी, तो इन चीज़ों को भी मुद्दे में लेना चाहिए, ठीक है। परसुएट होता है मतलब मनाना, समझौते में लेना, ठीक है। शर्पास को शर्पास वर्ड यूज़ किया गया। शर्पास क्या होता है ना, जो मतलब अब G20 में जो रोड मैप बनेगा कि हमको क्या क्या करना है, वो जो बंदा जो बनाता है ना ये रोड मैप इंडिया की तरफ से जो बनाएगा उसको शर्पास बोलते हैं, ठीक है। तो उसको इस चीज़ को भी एजेंडे में लेना है, जो भी बाली डिक्लेरेशन में जो भी बात की गई है, ठीक है। उसके बाद द रिस्पॉन्स कैन नॉट बी नेगेटिव एक्सेप्ट बाय रशिया एज इट हैज़ टू नेगोटिएट एज एन इक्वल विद द अदर मेंबर्स ऑफ द G20। सबको पता है कि सिर्फ रशिया ही है जो इस चीज़ का नेगेटिव रिस्पॉन्स देगी, क्योंकि नहीं तो इंडिया रशिया को नेगोशिएट सबके साथ मतलब बातचीत करनी पड़ेगी, ठीक है, अदर मेंबर्स के साथ। इसलिए रशिया क्या करेगी ना, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, मतलब नेगेटिव होगी इस चीज़ के लिए। इफ़ रशिया इज़ लुकिंग फॉर एन एस्केप रूट इवन रशिया विल एक्सेप्ट इंडियाज रोल एज एन ऑनेस्ट ब्रोकर इन द प्रोसेस। अगर रशिया भी यार वार को ख़त्म करना चाहती है, यूक्रेन रशिया वार को, या कुछ भी ऐसा मतलब निकलना चाहती है, तो रशिया को भी इंडिया का रोल एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि रशिया इंडिया की भी अच्छी बनती है एज ए पीस मेकर इन द प्रोसेस, ठीक है। दिस विल इन्हांस इंडियाज़ कैपेसिटी टू डील विद द क्राइसिस इन द फॉर्मल वे विद द, इससे इंडिया की कैपेसिटी भी बढ़ेगी मतलब इस चीज़ से डील करने की, ठीक है, विद इन G20। इट विल अकॉम्प्लिश इंडियाज़ अल्टीमेट गोल ऑफ सिक्योरिंग द रिफॉर्म ऑफ द यूएनएस। तो इंडिया का जो अल्टीमेट गोल है ना कि यूएनएस के रिफॉर्म को सिक्योर करना, ठीक है, वो भी पूरा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आ गया मतलब वो गोल भी पा सकते हैं। ऑन दी वंस द वर्क बेसिक वर्क इज डन द यूएनएस कैन फॉर्मलाइज द डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट इट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अगर एक बार ये मतलब रशिया भी इसमें इन्वॉल्व हो गई, रशिया ने भी बात कर ली, तो यूएनएस कैन फॉर्मलाइज द डिसीजन, मतलब यूएनएस भी इसको ऑफिशियली डिसीजन को मान लेगी और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए उसको इस्तेमाल कर लेगी, क्योंकि रशिया भी नेगोशिएशन कर लेगा ना, रशिया भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली यूएनएस मतलब में जो फैसला होना था वो इसमें हो जाएगा, मतलब एक अल्टरनेटिव की तरह G20 उसमें यूज़ हो जाएगा। नॉट ए न्यू रोल, बीइंग एन ऑनेस्ट ब्रोकर इन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज़ ए रोल दैट इंडिया इज नॉट न्यू टू इंडिया। इंडिया ने पहले भी बहुत बार मतलब ये रोल प्ले किया है पीस मेकर का, शांति बनाए रखने का। अल्थो इट हैज़ टेकन स्ट्रॉन्ग पोजिशंस ऑन द डीकोलोनलाइजेशन, इंडिया ने हमेशा स्ट्रॉन्ग पोजीशन लिया है, ठीक है। डीकोलोनिलाइज मतलब जब एक कंट्री दूसरे कंट्रीज़ पे आक्रमण करती थी तो मतलब यहाँ उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, इंडिया ने हमेशा उस पर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है हमेशा। पोजीशन ऑन डीकोलोनाइजेशन एंड राइट्स ऑफ द डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्रीज़ टू प्ले ए रोल एज ए लीडर ऑफ द नॉन अलाइंड वर्ल्ड। और डेवलपिंग कंट्रीज़ के राइट के लिए भी हमेशा ने इंडिया ने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है, ठीक है, मतलब ताकि वो इंडिया एज ए लीडर रोल प्ले कर सके इन द नॉन अलाइंड वर्ल्ड, ठीक है। मतलब नॉन अलाइंड वर्ल्ड समझते हो ना, नॉन अलाइंड मतलब जो गुटबाजी में शामिल नहीं है लोग, उनका इंडिया मतलब लीडर बनना चाहता है। जैसे कुछ लोग हैं वो रशिया को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग हैं वो जो यूएसए को सपोर्ट करते हैं, तो जो बाकी कंट्रीज़ का जो ग्रुप है ना वो नॉन अलाइंड ग्रुप है, जो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था 1960 में, ठीक है। तो इंडिया उनका एज ए लीडर काम करती है, ठीक है। इट केप्ट द कन्वर्सेशन गोइंग अमॉन्ग द प्रोटागोनिस्ट एंड प्रमोटेड ए बैलेंस आउटकम। तो इंडिया क्या है ना मतलब कन्वर्सेशन बनाए रखती है, ठीक है, और बैलेंस इकनॉमी को प्रमोट करती है, ठीक है, हमेशा, ठीक है। उसके बाद आ गया प्रोटागोनिस्ट हो गई, मतलब जो शामिल हैं या क्लोनलाइजेशन में शामिल हैं, दूसरे कंट्री को क्लोन करना चाहते हैं या पीस को जो ख़राब कर रहे हैं उनको बोलते हैं प्रोटागोनिस्ट। उनके साथ इंडिया बातचीत करती रहती है और बैलेंस इकनॉमी को प्रमोट करती है। इंडिया वॉज
ऑथर ऑफ सेवरल लैंडमार्क रेजोल्यूशन ऑफ द यूएनएससी ऑन द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन को भी इंडिया ने मेन रोल प्ले किया था। इंडिया ने पैलेस्टाइन का क्या था ना, वहाँ पे एक गवर्नमेंट थी। अब जो इंडिया ने उसको कोई रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर रहा था कि ये जैसे इंडिया में कोई गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, अब अगर इसको बाकी कंट्रीज़ रिकॉग्नाइज़ ही ना करें तो कोई मानेगा कि इंडिया प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का? सभी ने माना हुआ है ना। ऐसे ही पैलेस्टाइन में भी गवर्नमेंट थी जो देश को चला रही थी, लेकिन बाकी कंट्रीज उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करी थी। इंडिया ने वहाँ पे भी ऑथर का रोल प्ले किया था, पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया था, ठीक है। एंड एडमिनिस्टर्ड द हीलिंग टच, हीलिंग टच प्रोवाइड किया था, उसको थोड़ा ठीक किया था। व्हेन एवर कॉन्फ्रेंटेशन डेवलप्ड इन मल्टीलैटरल फ्लोरा, जब भी बातचीत हुई, ठीक है, इंडिया ने पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया। उसके बाद आ गया India was a part of the efforts made to prevent the expulsion of Egypt from the non-aligned movement। जब इजिप्ट को निकालने के चक्कर में थे सभी नॉन अलाइन मूवमेंट से। नॉन अलाइन मूवमेंट मैंने बता दिया, जो किसी भी गुट में शामिल नहीं है ना, कंट्री 120 कंट्रीज़ का है ये, उसको बोलते हैं नॉन अलाइन कंट्री। 1960 में जवाहरलाल नेहरू ने ये बनाया था, ठीक है। उसके बाद आ गया जो हवाना समिट हुआ था, उसमें जब अरब के खिलाफ, अरब है ना, जो अरब देश है ना, जो वो इजिप्ट के खिलाफ हो गए थे, उसको निकालने के चक्कर में थे नॉन अलाइन मूवमेंट ने, लेकिन उस टाइम पे इंडिया ने सपोर्ट किया था, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इन नेगोशिएशंस इवन वाइल बीइंग प्रिंसिपल्ड ऑन इट्स नेशनल पोजीशन गिव इंडिया ए रोल इन मैनी सिचुएशंस। इंडिया फ्लेक्सिबल है, ठीक है, जो सही है उसके साथ खड़ी हो जाती है, जो गलत है उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। इवन वाइल बीइंग प्रिंसिपल्ड इन इट्स पोजीशन, प्रिंसिपल इंडिया क्या है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेती है किसी के भी खिलाफ, ठीक है, जो सही है उसको सही ठहराती है। गिव इंडिया, जो इंडिया को मेजर रोल देता है इन मैनी सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन में। एज द प्रेसिडेंट ऑफ द G20, द फंड ऑफ गुडविल दैट इंडिया हैज़ अर्नड इन द UN विल बी एन एसेट एट दिस क्रिटिकल मोमेंट। अब तो इंडिया प्रेसिडेंट है UN की, और द फंड ऑफ गुडविल इंडिया की बहुत अच्छी इमेज है UN में, ठीक है, तो ये एक एसेट का रोल प्ले कर सकती है इंडिया के लिए इस क्रिटिकल मोमेंट में। द लेजिटिमाइजेशन ऑफ द G20 एज ए ग्लोबल आर्बिटर इन इंटरनेशनल अफेयर्स विल क्रिएट ए मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट वेयर ऑल मेंबर्स आर इक्वल, ठीक है। तो अगर ये ऑफिशियल हो जाता है ना G20 का, एज ए आर्बिटर हो गया, जो मध्यस्थता का काम करता है, जो दो कंट्रीज़ में अगर वार चल रहा है उसको कम करता है। अगर ये ऑफिशियली अगर G20 एक ऐसी बॉडी बन जाए ना कि जो रशिया यूक्रेन वार को रोक सके, या इन इंटरनेशनल अफेयर्स में अगर ऐसा काम कर सके, विल क्रिएट ए मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट वेयर ऑल मेंबर्स आर इक्वल। तो एक ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा ना, यहाँ पे सारे मेंबर बराबर हैं, तो वहाँ पे इतना क्या होगा ना, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यूएनएससी में तो बिट्टो पावर यूज़ कर देती हैं कंट्रीज, तो उससे प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर सच में G20 अगर ग्लोबल आर्बिटर बन जाता है, जो मध्यस्थता कराने वाला इन इंटरनेशनल अफेयर्स, तो बहुत अच्छा होगा ये, क्योंकि यहाँ पे सब मेंबर लोग इक्वल हैं, ठीक है। तो इट मे टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम फॉर इट टू रिप्लेस UN, हालांकि इसको बहुत टाइम लग जाएगा यूएनएससी को रिप्लेस करने के लिए। ए बिगनिंग विल हैव बीन मेड इन द मेकिंग द UN एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट इन स्टॉपिंग वॉर एंड बिल्डिंग कोऑपरेशन, ठीक है। तो UN को ये एक ऐसी बॉडी बना सकते हैं जो कि एक रोल प्ले कर सके स्टॉपिंग वॉर और बिल्डिंग कोऑपरेशन मेंटेन करने में, ठीक है। ये एक स्टेप हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आ गया सच एंड क्योंकि अगर यूएनएसए में कोई फैसला नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, G20 में उस फैसले को ले लेंगे, और फिर वो यूएनएस, अगर देखो अब रशिया मीटिंग ही नहीं होने देती है यूएनएसए की, हमेशा बिटो पावर यूज़ करती थी, लेकिन G20 में सब कंट्रीज इक्वल हैं, तो रशिया को भी रिस्पॉन्स करना पड़ेगा अगर इस बारे में चर्चा होगी G20 में। तो अगर रशिया यहाँ पे मान जाता है इंडिया के साथ नेगोशिएशन बातचीत में पीस मेंटेन करने के लिए मान जाता है, तो यूएनएससी में इसका ऑटोमेटिकली हल निकल जाएगा, तो एक अल्टरनेटिव का काम हो जाएगा ना। उसके बाद यूएन को इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट बना सकती है इन स्टॉपिंग वॉर्स एंड बिल्डिंग कॉपरेशन। सच एन अपॉर्चुनिटी कम्स बट रियरली इन हिस्ट्री, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है हिस्ट्री में। इट विल बी वर्थ द एफर्ट इवन इफ इट ओनली प्लांट्स द सीड्स फॉर द बिगनिंग। ये बहुत ज़्यादा कीमती एफर्ट होगा अगर ये इफ़ इट ओनली प्लांट्स द सीड्स, अगर सीड भी लगा देती है ना
मतलब मतलब ऐसे चेंज करने का, मतलब अल्टरनेटिव ढूंढने का फॉर द बिगनिंग ऑफ न्यू यूएनएससी की ये बिगनिंग हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए, ठीक है। तो ये था यार, ये मतलब देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यूएन सिक्योरिटी मतलब G20, ये आराम से पेपर में आ सकता है, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में, यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी आ सकता है। लाइन बाय लाइन मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अगर आपको थोड़ी हेल्प मिल रही है, थोड़ी सी भी, मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस दे दो, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दो, मैं इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा, ठीक है, आपके लिए। आराम से आपको समझ आएगा। अभी देखो आपने मेरे से अगर समझा है ना, तो समझते तो नहीं हो क्योंकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि बच्चे क्या है ना, बच्चे हमेशा देखते हैं यार इस बंदे के सब्सक्राइबर कम है, लाइक नहीं है, तो वीडियो देखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो मैं भी अब कहाँ कहाँ शेयर करूँगा इस वीडियो को, ठीक है। आप खुद ही शेयर करो, अगर किसी को भी अच्छा लगता है यार, अगर एक आदमी को भी अच्छा लगता है उसको शेयर करो और बच्चों में भेजो। मैं भी थोड़ा मोटिवेट होऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं कब तक वीडियो बनाऊंगा, अगर सब्सक्राइबर होगा ही नहीं तो फिर मैं कैसे वीडियो बनाऊंगा, मेरे को देखेगा ही नहीं। अगर आपको थोड़ा समझ आता है ना तो बढ़िया करो, ठीक है। ओके भाई, जय हिंद, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। ओके।